15 अप्रैल 2023 रात के करीब 10:30 बज रहे थे। प्रयागराज के कैल्विन हॉस्पिटल के बाहर कैमरों की चमक, पुलिस की गाड़ियां और भीड़ भाड़ थी। मेडिकल चेकअप के लिए जी हां 2 भाई लाए गए, हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर वो रौब जो कभी पूरे इलाके को कपा देता था। तभी अचानक 3 आवाजें गूंजती हैं, धाएं धाएं धाएं। कुछ ही पल में वो कहानी खत्म हो जाती है जो शुरू हुई थी इलाहाबाद की एक तंग गली से, एक तांगे वाले के घर से। जी हाँ, ये कहानी है अतीक अहमद की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपराध की दुनिया से सियासत की कुर्सी तक का सफर तय किया और जिसका अंत ठीक वैसे ही हुआ जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के साथ किया था, सरेआम कैमरों के सामने गोलियों से। आज हम आपको ले चलेंगे इस पूरी कहानी की तरफ, बचपन की गरीबी से, गैंग वॉर से, सियासत के गलियारों से होते हुए उस आखिरी रात तक जब कानून और अपराध की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, ये बात है 80 के दशक से पहले की, गंगा जमुना के संगम की पवित्र नगरी, धर्म और आध्यात्म का केंद्र। लेकिन इसी पवित्र शहर के भीतर एक और दुनिया धड़क रही थी, जुर्म की दुनिया। चकिया मोहल्ले में 1962 में एक तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। घर में गरीबी थी, तंगहाली थी। पिता दिन भर सड़कों पर तांगा खींचते, तब जाकर उन्हें कुछ पैसा मिलता था, घर का चूल्हा जलता। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, गरीबी और गहरी होती गई। पिता ने बेटे को स्कूल तो भेजा, लेकिन अतीक का मन किताबों में कहाँ लगने वाला था। 10वीं की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसने स्कूल छोड़ दिया। कम उम्र में उसके दिमाग में एक बात घर कर गई कि गरीब नहीं रहना, गरीबी से निकलना है और जल्दी अमीर बनना है। उस दौर में इलाहाबाद की सड़कों पर अमीर बनने का एक ही शॉर्टकट चलता था, दाएं, जुर्म की दुनिया। उसी दौर में इलाहाबाद में एक ऐसा नाम था जिससे पुलिस भी कतराती थी, और वो नाम था चांद बाबा का। पूरे शहर में उसका खौफ होता था। रंगदारी, धमकी, कब्जा, ये उसका काम था और चांद बाबा का सिक्का चलता था। और इसी माहौल में एक 17 साल का लड़का अपने मन में एक सपना पाल रहा था, चांद बाबा को हराने का, इलाहाबाद का नया डॉन बनने का। पब्लिक रिपोर्ट्स की माने तो अतीक अहमद ने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। 1979, महज 17 साल की उम्र थी उसकी, उस पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जी हाँ, शुरुआत उसने चांद बाबा के गैंग में शामिल होकर की। जानते हैं वो चांद बाबा के गैंग में कैसे शामिल हुआ? जब चांद बाबा के गुर्गों ने अतीक को चांद के बाबा के सामने लाकर खड़ा किया, ये बताकर कि इसने हमारे एक आदमी को जान से मारा है, और चांद बाबा ने उससे कारण पूछा, तो अतीक ने जो कारण उसे बताया, चांद बाबा वो सुनकर शॉक भी हुआ और उसके बाद बहुत बहुत प्रभावित हुआ। उसने बताया कि ये सब मैंने आपके पास आने के लिए किया है। मैं तो डॉन फिल्म देखने गया था अमिताभ बच्चन की, और सामने मेरे आगे की कुर्सी पर एक ऐसा आदमी बैठा था जो आपके लिए काम करता था। मुझे पता चला कि आपके लिए काम करता है, बस मैंने उस तरह नगारा और मुझे लगा कि इससे बढ़िया मौका तो मिलेगा नहीं, मैंने उसका गला रेत दिया। चांद बाबा ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया, और ऐसा करके समझ लीजिए कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की। एक तरह से अपनी मौत को खुद उसने घर बुलाकर दावत दी थी। धीरे धीरे अतीक ने अपना अलग गुट बनाना शुरू कर दिया। चांद बाबा के गिरोह के बहुत सारे छोटे गुर्गे थे जो चांद बाबा से ही परेशान रहते थे। अतीक अहमद के साथ आ गए वो, और शहर में समझ लीजिए एक नए नाम की गूंज सुनाई देने लगी जिसका नाम था अतीक अहमद। और फिर अतीक अहमद ने चांद बाबा से अलग होकर महज 3 साल के अंदर अंदर अपना खुद का गैंग भी बना लिया। रंगदारी, ज़मीन कब्जाना, धमकी देना, यही आप समझ लीजिए उसकी पहचान बन चुकी थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उस पर बहुत सारे मामले भी दर्ज होते चले गए, उसकी फहरिस्त लंबी होती चली गई। 1989 आते आते अतीक अहमद इतना ताकतवर हो चुका था दोस्तों कि उसने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उसने चुनाव लड़ा। मुकाबले में सामने कौन था जानते हैं? उसका गुरु चांद बाबा। नतीजा सामने आया और जीत अतीक अहमद की हुई। तांगे वाले का बेटा विधायक बन चुका था, विधायक जी बन चुका था, लेकिन जीत के कुछ ही समय बाद बीच बाजार में सरेआम चांद बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इस हत्या में अतीक अहमद का नाम सामने आया। आरोप लगे, लेकिन कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। सफ़ेद कुर्ते में अब एक ऐसा आदमी बैठा था विधानसभा के अंदर जिसका अतीत खून से रंगा हुआ था।
यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब अतीक अहमद ने अपराध और सियासत दोनों दुनिया को एक एक करके एक साथ जीना सीख लिया। दोस्तों 1989 से लेकर 2002 तक अतीक अहमद लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक चुने गए, 3 बार निर्दलीय, फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर। सफेद कपड़े, महंगी गाड़ियां, बड़ा काफिला। अतीक अहमद का आप समझ लीजिए उसका शौक था, अब सिर्फ एक बाहुबली नहीं था, यूपी की सियासत का एक बड़ा नाम बन चुका था वो। लेकिन इस चमक दमक के पीछे, जी हाँ, जमीन कब्जाने का बड़ा खेल चल रहा था। मीडिया रिकॉर्ड्स और उसकी रिपोर्ट अगर हम माने तो अतीक अहमद पर दशकों से सैकड़ों करोड़ की सरकारी और निजी जमीन हड़पने के आरोप भी लगे। धमकी देकर, डर दिखाकर सस्ते दामों पर जमीनें लेना, अपने नाम करवाना, अपने रिश्तेदारों के नाम बाद में करवा देना उसका तरीका बन चुका था। 2004 में अतीक अहमद ने अपने दल के टिकट पर फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा और उसमें भी उसे जीत हासिल हुई। इलाहाबाद की गलियों से निकला ये शख्स अब संसद पहुंच चुका था, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल की शुरुआत भी शुरू हुई। जब अतीक अहमद सांसद बने तो उनकी खाली हुई विधायक सीट पर उन्होंने अपने भाई अशरफ को उतारा। लेकिन 2004 के उपचुनाव में बीएसपी के युवा नेता राजू पाल ने अशरफ को करारी हार दी। ये हार अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई। महज कुछ ही महीनों बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर सरेआम फायरिंग की गई। राजू पाल की मौके पर ही सड़क पर मौत हो गई और उसकी शादी को महज कुछ ही साल हुए थे। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उनके गुर्गों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज करवाया। लेकिन उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आरोप लगते गए, लेकिन अतीक अहमद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस हत्याकांड में एक और नाम जुड़ा था, उमेश पाल। उमेश पाल वही था जो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह के तौर पर रहे और यही गवाही आगे चलकर पूरी कहानी के लिए सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। लेकिन इसके लिए हमें 18 साल और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली, मायावती मुख्यमंत्री बनी और अतीक अहमद के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि बुरे दिन शुरू हो गए। सरकार ने अतीक अहमद को राज्य के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में डाल दिया। उस पर इनाम रख दिया गया। जो शख्स कुछ साल पहले तक सांसद की कुर्सी पर बैठता था वो अब भगोड़ा साबित हो चुका था। आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया गया जहां वो छुपा हुआ था और वो यूपी की अलग अलग जेलों में बंद हुआ। इसी दौर में उसकी अवैध संपत्तियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर चले, कई अवैध निर्माण गिराए गए और 2012 में सपा सरकार वापस आने पर और फिर 2014 में अखिलेश यादव के कार्यकाल में अतीक अहमद को जमानत वापस मिल गई और उसी साल उसने शाश्वती से लोकसभा चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार उसे जीत नहीं मिली। सियासत का सुनहरा दौर कह सकते हैं कि अब ढलान पर आ चुका था। हालांकि 2014 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अतीक अहमद का टिकट वापस कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी पार्टी से जुड़े, क्योंकि वो अपनी पार्टी की छवि को ठीक करना चाहते थे। समाजवादी पार्टी कहते हैं कि एक ज़माने से गुंडों की पार्टी मानी जाती थी कि गुंडों को वहाँ पर शय मिलती है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और अतीक अहमद के लिए ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई। इसी दौर में एक व्यापारी का अपहरण और जेल के भीतर उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अतीक अहमद का नाम सामने आया। हालांकि इसमें एक व्यापारी जिसका नाम जैद खान था, वो बिल्डर था। ये वही आदमी था दोस्तों जो एक ज़माने में अतीक अहमद के गिरोह में काम करता था बतौर उसके गुरिगे के तौर पर। बाद में वो रियल एस्टेट के कारोबार में काम करने लगा। रियल एस्टेट में उसने अच्छा पैसा कमाया। एक बार वो BMW खरीद कर गया दिखाने के लिए अतीक अहमद को कि भाई मैं आपके पास आया हूँ, पहली गाड़ी खरीदी है। अतीक अहमद ने उसे लात मारकर वो गाड़ी उससे छीन ली और कहा कि तुम अब गाड़ी में नहीं पैदल घर जाओगे, हमें रौब दिखाते हो, हमें पैसा दिखाते हो। मतलब अतीक अहमद बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके साथ काम करने वाला आदमी ऊपर जाए, पनपे, काम करे, तरक्की करे, बस वही पैसा कमाना चाहता था। अतीक ने उसे अपनी ज़मीन देने के लिए कहा। जैद ने सिर झुकाते हुए कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं, मुझसे मेरी ज़मीन मत छीनो। इस पर अतीक ने जैद को अपने लड़कों से कहकर अगवा करवाया और जहां अतीक जेल में बंद था उसी जेल में लाकर जेल में पूरी रात उसकी पिटाई की गई। ज़मीन ज़बरदस्ती अपने नाम लिखवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालकर गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया था। वहीं से जेल के भीतर बैठे बैठे भी उस पर आरोप लगते थे कि वो वहां बैठकर भी अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसी बीच सरकार ने अतीक अहमद और उसके परिवार की अवैध संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई तेज कर दी। 2 सालों के भीतर करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति कुर्की की गई और गिरा दी गई।
अब आपको हम उमेश पाल हत्याकांड के बारे में बताते हैं। जिस वक्त अतीक अहमद जेल में बंद था, उसने उमेश पाल को फ़ोन करके उससे रंगदारी मांगी, पैसे मांगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो रियल एस्टेट पे, हमें पैसे दो। उसने कहा भाई मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उमेश पाल ने बीजेपी के नेता को, एक नेता थे, उन्हें फ़ोन किया कि मुझे अतिकवा जो है वो धमकी दे रहा है, क्या करें भैया। तो उन्होंने कहा आप घबराइए मत, अब योगी की सरकार आ चुकी है। थोड़े दिन बाद वापस फिर अतीक का उमेश पाल को फ़ोन आता है। उमेश पाल ने बताया कि भाई थोड़े दिन बाद एक भाई साहब की शादी है जो नेता है, शादी में भाभी शाइस्ता जो आपकी वाइफ हैं वो आने वाली हैं, मैं आपकी वाइफ और आपके जो बेटे उनके साथ होंगे, मैं उनको असद को पैसे दे दूंगा। शादी जिस दिन हुई उस शादी में सब लोग आए। अतीक की वाइफ ने, शाइस्ता ने जाके उमेश पाल को बोला कि भाई आपने कहा था हमें आप पैसे दोगे, तो असद मेरे साथ है, इसे पैसे दे दीजिए। असद ने उनसे कहा कि पैसा दीजिए, हम पैसे लेने ही आए। इस बात पर उमेश पाल को गुस्सा आया और उन्होंने कहा अब तुम्हारे दिन ख़त्म हो गए, कोई पैसा वैसा तुम्हें मिलेगा नहीं। इस बात पर दोनों में झड़प हुई और उमेश पाल ने असद को वहाँ पर उस बारात में धक्का दिया, पीटा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। एक तरह से ऐसा करना उसके लिए आप कह सकते हैं कि उसने अपनी मौत के दस्तावेज पर साइन कर दिए थे। और उमेश पाल ऐसा गवाह था जो राजू पाल हत्याकांड की गवाही के लिए सालों से पुलिस को उसके लिए गवाही देने वाला था। पुलिस और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक उमेश पाल को इससे पहले भी अतीक ने धमकी दी थी, तुम मेरे खिलाफ गवाही मत दो। 2006 में उसको इसके लिए किडनैप भी किया था, जिसमें अतीक अहमद और उसके गैंग का नाम सामने आया था। आखिरकार 24 फरवरी 2023 प्रयागराज के धूमगंज इलाके में उमेश पाल अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अपने घर के बाहर मौजूद थे। तभी बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी उनके ऊपर और वहीं मौके पर सड़क पर उनकी मौत हो गई। उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मी भी उस वक्त मारे गए थे। ये हत्या पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख देने वाली थी, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि 18 साल पुराने एक केस के आखिरी गवाह की हत्या की गई थी, जो सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ जा रहा था। जांच एजेंसियों ने इस हत्याकांड में अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता प्रवीण, बेटों और गैंग के और भी कई सदस्यों को आरोपी बनाया था। और इस मामले में योगी सरकार को एक तरह से आप कह सकते हैं कि अतीक अहमद और उसके पूरे नेटवर्क के अगेंस्ट सबसे बड़ी कार्रवाई करने का मौका भी मिल गया था। पुलिस का शिकंजा कसने लगा था। एक एक करके गैंग के सदस्य गिरफ्तार होने शुरू हो गए थे, संपत्तियां जब्त होने लगी थी, अतीक अहमद का परिवार बिखरने लगा था। जिस वक्त उमेश पाल की हत्या की गई थी, जो अतीक अहमद के बेटे थे असद, उन्होंने उसको मारा था। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनके हाथ में बॉम्ब है और वो मारने के बाद, उमेश पाल को मारने के बाद इधर उधर बॉम्ब फेंक रहे थे। मतलब वो ये बताना चाहते थे कि अभी भी हमारी सियासत चलती है, अभी भी अतीक अहमद का खौफ है और इसी डर को ख़त्म करने के लिए योगी ने यह कदम उठाया। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद शामिल था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद अहमद और उसके एक साथी गुलाम की मौके पर मौत हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग हुई। एक बाप के लिए जो खुद जेल में बंद था, अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनना मौत से कम नहीं था। ये वो दर्दनाक मौत था जिसने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। वो अपने, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। आखिरकार वो रात आई, 15 अप्रैल 2023। असद के एनकाउंटर के महज 2 दिन बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रूटीन मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के कैल्विन हॉस्पिटल ले जाया गया। भारी पुलिस सुरक्षा थी, मीडिया कर्मी थे, भीड़ थी, कैमरा, माहौल हमेशा की तरह गर्म था। तभी पत्रकार बनकर आए 3 युवक अचानक करीब आए और धाएं पिस्तौल निकालकर अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। यह पूरी घटना लाइव टीवी कैमरों पर रिकॉर्ड हुई है, चंद मिनटों में देश भर में वायरल भी हो गई थी और आज भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जांच में जब पूछताछ हुई तो पता चला कि आरोपियों ने सुर्खियों में बताया कि हम तो अपना बड़ा नाम कमाना चाहते थे और बड़ा नाम कमाने की मंशा में हमने ये वारदात को अंजाम दे दिया। ये पुलिस का दावा था। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी जिंदगी गोली और खौफ के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका अंत भी उसी अंदाज में हुआ, सरेआम कैमरों के सामने गोलियों से। अतीक अहमद की मौत के बाद उसका पूरा साम्राज्य बिखर गया। आप कह सकते हो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। भाई अशरफ की उसके साथ ही उसी रात मौत हो गई थी। बेटा असद जो था, हत्या से पहले ही एनकाउंटर में मारा गया था। एक और बेटा जो नाबालिग था, नाबालिग होने के नाते उसे
बाल सुधार गृह भेज दिया गया और फिर बाद में उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि दोनों भाई, उनके तो और भी किस्से थे कि कॉलेज में लड़कियों को परेशान करते थे। एक लड़की के साथ शायद उनका कुछ और भी एक रेप जैसा किस्सा भी सामने आया था। पत्नी शाइस्ता प्रवीण उमेशपाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी थी और लंबे समय तक फरार होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। अभी हाल ही में एक और खबर आई थी कि उनका एक छोटा बेटा जो था वो कार एक्सीडेंट में मारा गया है, अतीक अहमद का। परिवार और गैंग से जुड़ी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति सरकार ने कुर्क कर ली, गिरा दी, ध्वस्त कर दी। एक तांगे वाले का बेटा जो कभी पूरे इलाहाबाद और यूपी की सियासत में खौफ का दूसरा नाम बन के सामने आया था, आखिरकार वो उसी हिंसा का शिकार हुआ जिसे उसने दशकों तक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये जो अतीक अहमद की कहानी है सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे गरीबी और महत्वाकांक्षा का गलत इस्तेमाल किसी को अपराध की दुनिया में कैसे धकेलता है, कैसे सत्ता और अपराध का गठजोड़ दशकों तक कानून को चुनौती देता है और आखिर में कैसे वो हिंसा जो एक शख्स दूसरों पर बरसाता है किसी न किसी तरह मुड़कर उसके दरवाजे तक आ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके सामने लाने में। अगर और भी आप हमें बताना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए हमारा चैनल। आप अपना ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ। अफजल खान लेता है आपसे विदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।